हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है भाई, ये हमारी डेली क्लास आती है भाई, सुबह कितने बजे आती है भाई? 8 बजे आती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध के लिए 20 मिनट शो के नेम से 15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल का होता है, बाकी जो है 14 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब जीके जीएस के ही होते हैं। टोटल जो है हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। और ये 20 मिनट शो के नेम से डेली हमारे सुबह जो है 8 बजे आता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना भाई कि क्लास कैसी थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का वह एक महाशास्त्र जहाँ कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया। तो भाई कहाँ पर? चिन्होदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया हुआ है। कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? चिन्होदड़ो में कोई भी दुर्ग जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर कोई भी दुर्ग देखने को अभी नहीं मिला है हमें, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। चिन्होदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो बिना किसी दुर्ग या किलेबंदी के था। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था जहां मनके बनाने, सीप की कटाई और मुहर बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है भाई, ये सब कुछ यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर क्या होता था? मनके बनाने और जो है सीप की कटाई और मुहर बनाने का कार्य जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता था। और ये चिन्होदड़ो क्या था भाई? औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। और आप सभी लोग को बता दो एक चीज और भाई, कि डेली जो है शाम में मैं इस टाइम लाइव आ रहा हूँ 7 बजे से, ठीक है। और एक चीज हो रही है कि भाई डेली जो है जियोग्राफी की भी क्लास अब आ रही है बीच बीच में, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लेंगे। आज जो है आप लोगों को जियोग्राफी की जो है लगभग 2 घंटे की क्लास लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहाँ पर भाई? वो भी हमारे चैनल पर जो है 2 घंटे की क्लास लगभग देखने को मिलेगी। दोपहर में जो है वो 2 बजे से जो है 4 साढ़े 4 बजे तक, 2 ढाई घंटे की रहेगी। तो 4:30 बजे तक या 4 बजे तक चलेगी, ठीक है। वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी, लेकिन प्रीमायर करके रहेगी, ठीक है। और जो है बाकी जो हिस्ट्री की क्लास है वो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भाई शाम को जो है हमारी लाइव चलती है। सॉरी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कह रहा हूँ, लाइव फॉर्मेट में जो है भाई वो शाम को 7 बजे चलती है। डेली जो है हम लोग 7 बजे उसमें अब हिस्ट्री को कवर कर रहे होंगे भाई। बिहार पुलिस मद निषेध का जब तक एग्जाम होना है तब तक जो है हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे टॉपिक्स वन लाइनर फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोहिन नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी भैया? तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। भाई एक सेकंड, ये ओके हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और किसानों की प्रत्यक्ष सहायता यानी कि जो है तकावी ऋण देने के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, जो कि एक कृषि विभाग था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाना जो है दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग था इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत मानी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक तबाकात ए नासरी के लेखक कौन है भाई? मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रमुख स्रोत मानी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक है तबाकात ए नासरी के लेखक कौन है भाई? तो वह कौन हो जाते हैं हमारे? तो मिनहाज सर सिराज हो जाते हैं। मिनहाज सर उस सिराज, सॉरी, मिनहाज उस सिराज जो है हमारे क्या हो जाते हैं भाई? तबकात ए नासरी के लेखक हो जाते हैं। तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की थी। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश विशेषकर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, जिसको यह पुस्तक क्या भाई समर्पित है, तबाकात ए नासरी इन्हीं के नाम पर इसी कारण से पढ़ा है, नसरुद्दीन, ठीक है, महमूद को जो है यह पुस्तक समर्पित है। के शासनकाल का सबसे प्रमाणिक विवरण देती है यही पुस्तक है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होमरुज जल संधि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है भाई? होमरुज जो जल संधि है वो किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है भाई? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। होमरुज वाला मामला भी चल रहा है भाई, इसीलिए जो है इसको देख कर जाना कि होमरुज जल संधि मध्य पूर्व में स्थित है या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। दुनिया में कच्चे तेल के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरित समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है भाई, क्रूड ऑयल का हिस्सा, ठीक है। वायुमंडल में किस परत में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं? वायुमंडल के किस परत में अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं वो प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलकर क्या हो जाते हैं भाई? नष्ट हो जाते हैं। वो वायुमंडल का कौन सा परत है भाई? तो कौन सा परत है? तो मध्यमंडल है। कौन सा है? मीजोस्फीयर जो है इसमें भाई जो भी जो है
क्या आते हैं भाई, अंतरिक्ष से उल्कापिंड वगैरह आते हैं, वो गैसों के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और जिससे जो है हम अक्सर टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो देखते हैं कि वही चीजें जो रहती हैं उल्कापिंड वगैरह वो नष्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है, वहीं पर घर्षण के कारण आग लगने से उसमें, ठीक है। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित जाने वाली सौर विकिरण की मात्रा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट की जाने वाली जो सौर विकिरण की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है भाई? तो उसको क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश का जो हिस्सा बादलों, बर्फ और सतह द्वारा बिना अवशोषित हुए सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दिया जाता है, उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 30 से 40% होता है। बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। बर्फ का एल्बिडो क्या होता है भाई? सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का लगभग एल्बिडो जो है, औसत एल्बिडो लगभग कितना होता है? 30 से 35% देखने को हमें मिलता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल सेवकों के लिए प्रसाद के सिद्धांत का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल सेवकों के लिए प्रसाद के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का वर्णन किया गया होगा भाई? तो 300 जो है 10 में ये हमें देखने को मिलता है। किसमें? 310 में जो है ये हमें देखने को मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 310 ब्रिटिश कानून के लिए गए प्रसाद के सिद्धांत को लागू करता है। इसके अनुसार केंद्र सरकार का कोई भी सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा तक और राज्य सरकार का सिविल सेवक राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। ये जो भाई क्या है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति मुख्य रूप से किन सिद्धांत पर आधारित है भाई? तो जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? तो वह कौन सा हो जाएगा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है यह स्थापित है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 पर आधारित है, जिसे जापान के संविधान से लिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन को, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन को कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया हो, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया होगा, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब है कि न्यायालय केवल यह जांचता है कि कानून बनाने में विधायिका ने सही प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं, ये सिर्फ ये जांचता है, ठीक है। संसद एवं समितियों से देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जांच संसद की कौन सी समिति करती है? भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग है, उनकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जांच कौन सी संसद जो है संसद की कौन सी समिति करती है भाई? तो वह कौन सी समिति हो जाएगी? लोक से लेखा समिति। कौन सी हो जाएगी? लोक लेखा समिति, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कैग सरकारों के खर्चों का ऑडिट करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग किसको देता है? अपना रिपोर्ट जो है वह जो है राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को जो है यह अपने खर्चों का ऑडिट करके जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। संसद की लोक लेखा समिति जिसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, इस रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती है। इसी कारण कैग को लोक सेवा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर जो उच्च गति के इंटरनेट और संचार में इस्तेमाल होता है, प्रकाश के किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो है ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक विशिष्ट कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा पर प्रवेश करता है, तो बाहर निकलने वाले की बजाय जो है अंदर ही बार बार परावर्तित होते रहता है। इसके कारण ऊर्जा का नुकसान भाई नहीं देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा और चक्रण को दर्शाने के लिए जिन गणितीय संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांट संख्याएं कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? यानी कि क्वांट संख्याएं जो होती हैं वो भाई कितने प्रकार की होती है भाई? तो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? मुख्य होती है जिसको एन कक्षा बताती है, द्विगंशी होती है यानी कि जो है आई होती है उपकक्षा आकार की, और चुंबकीय यम होती है जिसको जो है ऑर्बिटल का विन्यास जिसमें बताया जाता है, और चक्रण क्वांट संख्या एस होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताती है, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती हैं।
महिलाओं के शरीर में कॉर्पस ल्यूटियम नामक संरचना का मुख्य कार्य क्या स्रावित करना होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है महिलाओं के शरीर में, उसका क्या कार्य होता है? मुख्य कार्य जो है उसका क्या होता है? क्या स्रावित करना? तो वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्रावित करता है। महिलाओं के अंडाशय में उत्सोर अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन के बाद बची हुई संरचना कॉर्पस ल्यूटियस में बदल जाती है। यह एक क्या होती है? अस्थायी। यह क्या होती है भाई? एक अस्थायी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से जो है प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, जो गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है भाई, ये देखो क्या है भाई, इसको थोड़ा सा समझ लो कि महिलाओं में अंडाशय में उस अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के बाद बची हुई संरचना क्या होती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। यह एक क्या होती है? अस्थायी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से जो है प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, जो गर्भाशय को गर्भ अवस्था के लिए तैयार करने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है भाई? तो कौन सा भाई? स्टेट बैंक है। कौन सा हो जाएगा भाई? भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण करके क्या किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की रचना की गई थी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, एसबीआई की स्थापना। ठीक है, भारत में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करने एवं विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है भाई? तो वह सेबी है। कौन सी भाई? सेबी देखने को हमें मिलती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये याद रखना, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ब्यूरो में कह रहा हूँ भाई, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या है भैया? फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में इसे वैधानिक मान्यता मिली थी। ये याद रखना, सेबी की स्थापना 1900 कब हुई थी भैया? 1988 में हुई थी। और जो है भैया इसे वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1992 में मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बिहार जी के आधुनिक बिहार के इतिहास में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आधुनिक बिहार के इतिहास में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी भैया? तो इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। इसके बाद बिहार और उड़ीसा के लिए जो है 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चामियर थे। भाई नाम इनका देख रहे हो? 1912 में बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। 1912 में बिहार और उड़ीसा को, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, एक प्रांत बनाया गया था। इसके बाद क्या होता? बिहार और उड़ीसा के लिए 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भाई। और इसका मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे भैया? सर्वप्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स चामियर थे भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो है भाई अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आप सभी लोगों को सारी की सारी चीज़ें हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध और जो भी स्पेशल ब्रांच रेडियो ऑपरेटर वगैरह के एग्जाम्स जो हैं उनके लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर से बताना साथियों।